बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। इमरान ख़ान जो तहरीक अदम एतमाद और लेटर गेट की वजह से अपनी वज़ारत उज़्मा ना बचा सके और अपने हुदे से हाथ धोना पड़ा, उन्होंने राब्ता अवाम मुहिम का आगाज़ कर दिया। पेशावर से उन्होंने इसका आगाज़ किया और पेशावर में एक जमे गफ़ीर था, अवाम का समंदर था जो कि वहाँ पे उमड़ आया और उससे ख़िताब किया। रात गए तक उनकी ये तकरीर चली, जलसा चला। उसमें इमरान ख़ान साहब ने किसको क्या मैसेज दिया, बहुत ही मीनिंगफुल उनकी तकरीर थी। मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स को उन्होंने पैगाम दिया और फिर पहला स्पेल उन्होंने हल्का सा करवाया है, लेकिन उसकी भी शिद्दत इतनी है कि दूर दूर तक सुनाई दे रही है। सूरत हाल ये है कि पेशावर जाने से पहले इमरान ख़ान साहब को बताया गया, डराया गया कि आप ना जाएं, आपकी जान को ख़तरा है, आपको कत्ल करने की साजिश हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, साजिशी कहानी है, आप मेहरबानी करें, आप ना जाएं। उनको ये मैसेज कन्वे किया गया, लेकिन इमरान ख़ान साहब ने ये कहा कि वो ज़रूर जाएंगे। बिल्कुल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी ये कहा गया था कि ना जाएं, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि मैं अपने आवाम से दूर नहीं रह सकती। सिक्योरिटी फ़राहम करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, हुकूमती इदारों की ज़िम्मेदारी है और मैंने जाना ही जाना है। इमरान ख़ान साहब पेशावर गए और तमाम तर जो धमकियाँ थीं, डराया धमकाया जो भी जा रहा था, मैसेज दिया जा रहा था कि ना जाएं, वो गए और चंद बातें की हैं। ये मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि वो पहला स्पेल फेंकेंगे और फिर उन्होंने वही काम किया। वहाँ पे जमे गफ़ीर था जी, लोग बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और जो दानिश्वर हमारा दूसरा दानिश्वर तबका है जो कि इमरान ख़ान की अपोजिशन है, कुछ अर्सा पहले वो इमरान ख़ान साहब के गुण गा रहा था, उनके गीत गा रहा था और उनका इनकलाबी करार दे रहा था। लेकिन अब चूँकि दूसरी तरफ है तो बड़ी खामियां निकालने की कोशिश की जा रही है। इवन एक तो तस्वीर ऐसी लगाई गई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का PDM का जलसा, उसकी तस्वीर लगा दी गई कि ये है जनाब आज का जलसा। तो बहरहाल प्रेशर बहुत था, टेलीविज़न चैनल्स पे बहुत प्रेशर था कि इनको कम से कम कवरेज देनी है, लेकिन ARY TV जो है उसने भरपूर कवरेज जारी रखी और पॉपुलैरिटी का इससे अंदाज़ा कर लें कि टोटल जो नज़र आ रहा था व्यूअरशिप 60 to 70% व्यूअरशिप जो है वो ARY पे थी और सिर्फ 30% व्यूअरशिप जो है वो बाकी तमाम TV चैनल्स पे तकसीम हो रही थी। और जो नंबर 2 पे आता है चैनल, वो ARY के बाद 60 to 70% ARY और 15% नंबर 2 पे आ रहा था, जो कि बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ था उसने। और बाकी भी TV चैनल जो हैं वो उस वक्त मजबूरन आए जब देखा कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, तो लिहाजा उन्होंने शिफ्ट होना शुरू कर दिया और फिर इमरान ख़ान की तकरीर को उन्हें बामरे मजबूरी सुनवाना पड़ा। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, माजी में भी ऐसा होता रहा है और माजी में भी ये नवाज़ शरीफ साहब के लिए, मरीम सफदर साहिबा के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। लेकिन उनका और इमरान ख़ान का कंपैरिज़न करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके बावजूद अगर वो नहीं मर सके सियासी तौर पे, तो इमरान ख़ान कैसे मरेगा सियासी तौर पे? इस तरह की पाबंदियों से गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और गिरफ़्तारियों को के बावजूद ट्रेंड जो है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर नीचे नहीं आ रहा। तो ये एक माहौल है। बहुत ज़्यादा दानिश्वर जो है सोशल मीडिया पे आप देखें तो बहुत लगे हुए, बड़ी मेहनत की है उन्होंने, इतनी मेहनत की आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कभी एक एंगल से, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, कि किसी भी तरीके से साबित किया जा सके कि जनाब ये जलसा कामयाब नहीं था। बहरहाल इस पे अब कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर डिजिटल मीडिया पे करोड़ों लोग देख रहे थे और वो तकरीर सुन रहे थे, तो लिहाजा आगे बढ़ाते हैं। इमरान ख़ान साहब ने
कुछ बातें खोली हैं। नंबर 1, लेटर गेट की तरफ गए हैं वो। पहले तो खराज तहसीन पेश किया कासिम खान सूरी डिप्टी स्पीकर को और वज़ीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद ख़ान को। बिलाशुबा उनको क्रेडिट देना बनता था क्योंकि कासिम खान सूरी साहब ने रूलिंग दी थी और उस रूलिंग पे आखिरी वक्त तक बरकरार रखा उन्होंने। और फिर न सिर्फ ये बल्कि तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैंने ख़त पढ़ लिया है, खुफिया मरासला पढ़ लिया है और उसमें जो कुछ लिखा है मेरा आइन मुझे इजाज़त नहीं देता, मेरा हल्फ इजाज़त नहीं देता, मेरा दीन मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं इसके होते हुए इस कार्रवाई का हिस्सा बनूं और इम्पोर्टेड हुकूमत को कामयाब करवाने के लिए और एक इंतखाबी अमल का हिस्सा बनूं जो कि लीडर ऑफ़ द हाउस का इंतखाब हो रहा था। लिहाजा वो सीट छोड़ दी थी उन्होंने और उन्होंने भरपूर तरीके से वो ख़त भी लहराया था। उसके बाद उससे पहले वो रूलिंग दे चुके थे। दूसरा, अली मोहम्मद ख़ान साहब अकेले बैठे रहे और जब खिताब हो गया इंतखाब और लीडर ऑफ़ द हाउस वो मुंतखब हो गए वज़ीर आज़म और पीटीआई ने बाइकआउट किया, पीटीआई और उनकी इत्तेहादी जमातों ने, तो तने तनहा अली मोहम्मद ख़ान थे। उनकी भी आखिरी तकरीर वो बहुत ज़बरदस्त थी, उसको भी उन्होंने खराज तहसीन पेश किया इमरान ख़ान साहब ने। हालांकि पिछले इलेक्शन में अली मोहम्मद ख़ान साहब से थोड़ी सी अनबन हुई थी, लेकिन उन्होंने उन दोनों का नाम लिया। ख़ास तौर पे डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने तो ख़िताब भी किया उधर। तो ये वो चीज़ें हैं। अलबत्ता स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब का नाम उन्होंने नहीं लिया। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं कि वो उस रात इंतहाई अंडर प्रेशर थे, इंतहाई अंडर प्रेशर थे। ये भी एक पूरी कहानी है। अगर असद कैसर साहब अपने चेयरमैन को बता दें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि ये रिफ्ट आगे ना बढ़े और बताएं उनको क्या मजबूरियां थीं स्पीकर को और स्पीकर को कौन किसने क्या कहा। और फिर बाहर जो प्रिजनर वैन ज़ाहिर की गई, फेक न्यूज़ चलाई गई, जाली ख़बरें चलाई गईं, वो किस लिए चलाई गईं और असद कैसर को किसने कहा कि अगर आपने ये काम ना किया तो फिर आप यहीं से आपको गिरफ़्तार किया जाएगा और यहीं से आपको जेल भेजा जाएगा और संगीन नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। तो असद कैसर साहब को भी चाहिए कि वो बता दें अपनी पार्टी हेड को, क्योंकि ये ज़रूरी है, वरना ये मामलात आगे इख्तलाफात, क्योंकि आगे इलेक्शन है, वो पार्टी के इंतहाई अहम जो हैं रहनुमा हैं, काबिल एतमाद हैं, पुराने साथी हैं पीटीआई के। तो ये वो चीज़ें शेख रशीद साहब ने भी ख़िताब किया। शेख रशीद साहब ने भी बताया कि साजिश तो हो रही है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम लिया, फिर उन्होंने कर्नल कद्दाफ़ी लीबिया के सरबराह का नाम लिया और सद्दाम का नाम लिया और उस ज़माने के मिस्र के सरबराह का, यानी उन तमाम किरदारों का नाम लिया, उन तमाम सरबराहान मुमलिकत का नाम लिया जिन्होंने 1974 में इस्लामिक समिट हुई थी लाहौर में और किंग फैसल भी उसमें शामिल थे। तो वो सारे गैर तबई मौत, गैर फितरी मौत मर गए, उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया और वो अल्लाह को प्यारे हुए सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने ललकारा था उस वक्त की सुपर पावर को। और आज भी वो इस सिचुएशन है। तो बहरहाल दानिश्वर अपनी जगह लगे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है जी बात तो आगे बढ़ चुकी है। नर्म इनकलाब की इब्तदा हो चुकी, खामोश इनकलाब की इब्तदा हो चुकी। अगेन पूरे जी जलसे में आते और जाते हुए कोई पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारा नहीं लगा, किसी किस्म का एक नारा नहीं लगा, और ना ही कोई उधर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ नारा लगा, कोई एक नारा नहीं लगा। और ये सारी बातें, फिर एक गमला नहीं टूटा तो लोग आए, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है उन्होंने कल। तो इस आवाज़ को समझना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ अपने मुक़्तदर इदारों से कि समझें समझें समझें, इसका अजाला करें। अजाला ना किया तो मामलात ख़राब हो जाएंगे और हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक सवाल, चंद सवालात किए जी उस रात। उन्होंने कहा, सबसे पहले मेरे प्यारे जजों, मुझे ये बताओ मैंने क्या जुर्म किया था उस रात, क्या जुर्म किया था कि रातों रात अदालतें लग गईं, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ रातों रात अदालतें लग गईं, हुक्म जारी हो गया,
मैं तो एक ही दफ़ा जेल गया और वो भी अदलिया की आज़ादी के लिए, तो ये क्या है। उसके बाद उन्होंने कुछ और मैसेजेस भी दिए, आला अदलिया को बड़े प्यार मोहब्बत से उनकी ज़िम्मेदारियों से आगाह किया और जो उनसे गलती हुई उसकी तरफ इशारा किया। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि मैं किसी किस्म का कोई इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने एक शहीदों की भी बात की, एक फ़ैमिली की भी बात की, वो भी मैसेज दिया कि वो रो रहे थे शहीद के वरसा कि हम एक बिगानी जंग में गए। फिर उन्होंने अमेरिका को ललकारा, अमेरिका को भी कहा कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें पाकिस्तान को माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, हम जिंदा कौम हैं, जिएंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जिएंगे। तमाम क्वार्टर्स को इमरान ख़ान ने मैसेज दिया कि, और फिर इंतखाबात, इलेक्शन, उनका मुतालबा था सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन। अब मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रेटजी उनकी आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ईद तक उन्होंने इंतज़ार करना है, उसके बाद वो एक बड़ा ऐलान करेंगे और आखिरी तकरीर में, ईद से पहले जो आखिरी जलसा होगा, उसमें इमरान ख़ान साहब ने एक अल्टीमेटम देना है। अल्टीमेटम देने के बाद वो फिर फाइनल स्ट्रोक खेलेंगे। उन्होंने ज़रदारी साहब को, नवाज़ शरीफ साहब को, सबको, और बताया कि किस तरीके से सज़ा याफ्ता लोग और बैरूनी एजेंडे पे, बैरूनी मदद से उनको इक़्तिदार में लाया गया। उन्होंने बहुत सारी बातें की और बहुत दबंग तरीके से की, कन्वे किया मैसेज। मेरा ख़्याल है कि मैसेज लाउड एंड क्लियर पहुंच गया है, अगर नहीं पहुंचा तो फिर सोचने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब जो ट्रेंड चल रहा है, और वो ट्रेंड चल रहा था, कोई मेजर जनरल हारून असलम साहब के नाम की आवाज़ थी, कोई चल जा रहा था एक एजाज़ अवान साहब, मेजर जनरल एजाज़ अवान साहब रिटायर्ड, उनके नाम की, फिर साबिक़ आर्मी चीफ़ असलम बेग साहब की, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अब कई दिनों के बाद बिल आखिर असलम बेग साहब, एजाज़ अवान साहब, असलम हारून साहब, वो सारे मैदान में आए हैं। उन्होंने बताया ये हमारी आवाज़ें नहीं थीं, लेकिन वो आवाज़ें, वो ऑडियोज़ अपना काम कर चुके हैं, टाइम गुज़र चुका है, उनकी वजाहत काफ़ी लेट आई है, लेकिन बहरहाल आवाज़ आई उनकी, वो रिकॉर्ड पे आ गई। तो ये भी एक सिलसिला चल निकला है। तो आगे एक और ख़बर भी आपको मैंने दी थी कि इमरान ख़ान साहब को खाने की दावत पे बुलाया गया था, दावत दी गई थी। तो आखिरी इत्तला आने तक इमरान ख़ान साहब ने अभी तक जाने का फ़ैसला नहीं किया। फ़िल वक्त उन्होंने जाने का फ़ैसला नहीं किया और अपनी सियासी जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा रहे कौमी असम्बली में, और उनको रोका हुआ है अपोजिशन, माजी की अपोजिशन और इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको जान के लाले पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि ये इस्तीफ़े मंजूर ना किए जाएं, ये प्रोसेस ना हो। तो कायम मुकाम स्पीकर कासिम खान सूरी ने एक काम किया है, उन्होंने इजलास जो है कौमी असम्बली का जो बुलाया गया था 16 अप्रैल को, उसको डिले करके 22 अप्रैल तक ले गए हैं। कासिम खान सूरी इस वक्त कायम मुकाम स्पीकर हैं और वही इस वक्त कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। उनका इस्तीफ़ा, उन्होंने अभी इस्तीफ़ा नहीं दिया, बड़े स्मार्ट तरीके से खेल रहे हैं। तो ये है सिचुएशन। तो पेशावर ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। पेशावर की तारीख़ का ये सबसे बड़ा जलसा था जहाँ से इब्तदा की है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान साहब, जिनको वो भी उस लिस्ट में शामिल थे, मुतालबात की कि इनको भी हटाया जाए, उस्मान बुज़दार साहब को भी हटाया जाए, सेक्रेटरी आज़म ख़ान साहब को भी हटाया जाए, DGIB को भी हटाया जाए। ये वो मुतालबात थे जो कि आए थे इमरान ख़ान साहब के पास। तो इमरान ख़ान साहब ने इनमें से कोई मुतालबा भी नहीं माना था और उन्होंने भरपूर तरीके से मुकाबला करने की ठानी थी। उस रात, आखिरी रात की बहुत सारी बातें इमरान ख़ान साहब आहिस्ता आहिस्ता
लेके आएंगे, इंकिशाफात करेंगे, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक उनके पास काफ़ी कुछ है कहने को, और उनके पास भी आईबी ने उनको मुकम्मल तौर पे बाखबर रखा हुआ था, मुकम्मल तौर पे आगाह रखा हुआ था। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को किसी चीज़ का पता नहीं था कि क्या हो रहा है। इसीलिए शायद हमारे साथ जो उनकी मुलाकात थी उसमें उन्होंने कहा था कि सब एक्सपोज हो चुके हैं, मज़ीद अगर कोई रहता है थोड़ी देर में वो भी एक्सपोज हो जाएगा। तो ये सबको नज़र आना चाहिए कि कितने लोग थे इस सारे कार्रवाई के पीछे और इस सारी सेगमेंट के पीछे। तो सबसे पूछा था उन्होंने सहाफ़ियों से कि अब आपने देख लिया, कोई पीछे रह तो नहीं गया जो मुझे छोड़ कर ना गया हो, और मैं तन्हा हूँ लेकिन लड़ूंगा। तो ये है सूरत हाल जनाब। उनकी वाक़तन इमरान खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट की पौने 4 साल की किसी कारकर्दगी का कोई ज़िक्र नहीं किया, हेल्थ कार्ड का, किसी किस्म का। उन्होंने 1 पॉइंट एजेंडा रखा, और वो ये था कि ये बैरूनी साजिश के ज़रिए आए हैं, और बैरूनी साजिश के ज़रिए ये टोला आया है, और अगर ये रहा तो हमारा जौहरी प्रोग्राम भी ख़तरे में है, क्योंकि ये कंप्रोमाइज़्ड हुकूमत है। ये कंप्रोमाइज़्ड हुकूमत है, कुछ तय करके आई है, और ये बात साबित हो रही है कि डू मोर के मुतालबात जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। वो वाशिंगटन से भी आना शुरू हो गए हैं, वो दिल्ली से भी आना शुरू हो गए हैं। तो ये है सूरत हाल जी। अब तक की ख़बरें आप ख़ुद देख चुके हैं, सोशल मीडिया पे जाके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब क्या चल रहा है, कौन किसके साथ है, कौन हक़ के साथ है और कौन सच बोल रहा है और कौन 2 नंबरी कर रहा है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि टीवी स्क्रीन जो है वो छुपा नहीं सकती किसी को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।